हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में, जो एक अहम कदम भी है और नए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी भी है। तो इस समिट का मकसद क्या सिर्फ नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, या फिर नई जॉब्स या इकोनॉमिक ग्रोथ के भी नए रास्ते फराहम करना है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। जी कमर साहब। जी, थैंक यू दुआ। बहुत शुक्रिया आपके। तो कमर साहब, आप क्या देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, तो आपकी नजर में ये क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये नरेंद्र मोदी जो है ये ऐसी समिट्स करते रहे हैं। माजी में आपको याद होगा, थोड़ा अरसा पहले गुजरात के अंदर ऐसी समिट हुई थी। ठीक है जी। हम्म। अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के वो ऐसे तमाम जो स्टेट्स हैं जो दुनिया के साथ कारोबार कर रही हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है। वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज के हवाले से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से, और एक इन्वेस्टर्स को एनेबलिंग एनवायरनमेंट देने के लिए, इसी तरह इनोवेशन इंडस्ट्री, इसको सपोर्ट करने के लिए हम बेसिकली वो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। देखिए, आप हमारे इस्लामाबाद में क्या होता है, जब भी कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में होती है। लाहौर, कराची, कोयटा, पिशावर, पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लेके आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई वो यहाँ पे आके सिर्फ एक स्टेट के अंदर या मरकज में ना आए, वो सूबों में जाएं। उनको इस चीज से पता चलेगा कि क्या जो है। और ये जो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, इसमें इसमें पूरी मिडल ईस्ट देख लें, टर्की, यूएई, फिलीपाइंस, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला तक से लीडरशिप आई हुई है, पनामा से, साउथ अफ्रीका से, ओमान, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, हर मुल्क से वहां पे लोग आ रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ये इन्होंने नरेंद्र मोदी ने, और इनके बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जो वहां पे हैं, उसके अगर देखा जाए तो इन्होंने बेसिकली पूरी दुनिया से लोगों को खींचा है। और वो कह रहे हैं कि जी हम बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश क्या कर सकता है, या मध्य प्रदेश की क्या कैपेबिलिटी है, या मध्य प्रदेश जो है उसके ग्लोबल लिंकेजेस किन किन फील्ड्स में बढ़ते हैं, बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन क्या हो सकता है, एग्जीबिशंस, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर वो ऑलरेडी जो है वो जिनका वो ध्यान है और वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जब इस तरह की चीजों में आते हैं, आप देखें फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। सुजुकी जो है वो $8 अरब इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर अगले 6 सालों के। क्यों भाई $8 अरब क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? बिकॉज उनको पता है कि अगले सालों के अंदर, एक तो ये जो साउथ एशिया का इंपॉर्टेंट कंट्री है, इंडिया, गो के इंडिया अपने आप को साउथ एशिया का नहीं, इंडिया अब आपको इंडो पैसिफिक में या इंडियन जी। ओशन का इंपॉर्टेंट कंट्री समझता है। वो कहता है हमारा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा हम्म। क्या है कि वो अपनी जो वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट्स जो सुजुकी है वो इंडिया से आगे लेके जाना चाहती है। वो कहता है जी इंडो पैसिफिक में इंडियन ओशन की वैल्यू ये है कि यहाँ पे चीज मैन्युफैक्चर होगी तो पूरे के पूरे एशिया में हम लेके जा सकते हैं। तो वो इन इंडिया ने अपने आप को बेसिकली एक प्रोडक्शन हब आफ्टर चाइना जो है वो बनाना शुरू कर दिया और उसके ऊपर काम हुआ है। अब कहा जा रहा है कि जो सुजुकी मोटर है फॉर एग्जांपल, वो तकरीबन 2.06 मिलियन यूनिट्स उन्होंने 2024 में बेचे हैं। ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि वो उसकी जो 62% टोटल प्रोडक्शन है सुजुकी की, ये वो है। हम्म। पाकिस्तान को किस चीज की कमी है? पाकिस्तान के अंदर कमी सिर्फ इतनी है कि हम क्या इन लोगों को लेके नहीं आ सकते? हमारे यहाँ 240 मिलियन की आबादी है। अच्छी भली हम जो है वो एक मार्केट के तौर पे सामने आ सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर चाइना का ठप्पा लग चुका हुआ है। फिर हमारे ऊपर ये भी ठप्पा लग चुका हुआ है कि जी ये एक जिसे कहते हैं ना, हर चीज चाइनीज के लिए खुली हुई है। सो मेरा ख्याल है कि ये जो ऑटो जाइंट्स, बहुत बड़े बड़े जो ऑटो जाइंट्स इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सुजुकी हो या बाकी हो, तो इंडिया तो उस हवाले से अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि जी हमें चाइना का ऑल्टरनेट देखा जाए। अब हम्म। अमेरिकन इस चीज को समझते हैं कि अगर हमने इंडिया को चाइना का ऑल्टरनेट देखना है तो वो किस अंदाज से देखने हैं। उनको इस चीज की समझ है कि वो कहते हैं, एक टर्म मोदी से कहते हैं फ्रेंड शोरिंग या नियर शोरिंग।
उसका मुराद ये है कि बेसिकली चाइना का माहौल इस तरह का पैदा कर दें कि जी वो वहां पे अनरेस्ट है, लॉलेसनेस होगी, वहां पे हालात अच्छे नहीं होंगे, वहां पे जी फलां चीज है, जी चाइना जो है वो डेमोक्रेट मुल्क नहीं है, हमें वहां से निकलना है, वहां पे मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है जी। अनरेस्ट कैसे होगी जी? बिकॉज ऑफ ताइवान। ताइवान जी वहां पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, चाइना मिलिट्री ड्रिल्स करता है, चाइना ताइवान के इर्द गिर्द जो है वो अपनी वो चीजें करता है, फिर जी चाइना जो है वो फिलिपाइन की को बुलिंग करता है, साउथ चाइना सी में अपनी जो फौज है या एयरफोर्स है या नेवी जो है उसके जरिए एक टफ टाइम देता है चाइना। सो इंडियंस जो है वो इस सारी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, मेरी बात याद रखिएगा। और वो फायदा ये उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं बस ठीक है कि हमें फायदा उठा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रेंड शोरिंग। जी हम तो अमेरिका के दोस्त हैं, सारी इन्वेस्टमेंट तो अब यहाँ आएगी। तो ये एक तरफ ये चीजें, इसको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि अगर इंडिया इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल को ही देख लें। एप्पल जो है वो चाइना से अब निकल के इंडिया आके बैठ गया, ठीक है। ये जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही है या गुजरात के अंदर जो हो रही है, अब फॉर एग्जांपल एप्पल की एक प्रोडक्शन है आईफोन 16 उसका नंबर वर्जन है, वो अब इंडिया के अंदर वो जो है वो बनेगा, क्योंकि जी चाइना के ऊपर रिलायंस काम करनी है। तो उन्होंने चाइना से इंडस्ट्री तो उठा ली ना, नुकसान किसको हुआ? चाइना को। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसकी वजह से आपको पता है मजीद अनसर्टेनिटी पैदा हुई है। और जिसे कहते हैं, हालांकि इंडिया के अंदर कहा जाता है कि देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्किल्ड लेबर इन इंडिया, ये बात की जा रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्लोबल इन्वेस्टर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब पाकिस्तान के अंदर देखें, जितनी मर्जी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये मौका था कि जो चाइना से इंडस्ट्री उठ रही है वो पाकिस्तान आती, ये मौका था, वो सारी की सारी इंडिया ले गया, वो सारी की सारी इंडोनेशिया ले गया, वियतनाम ले गया, और हम इन्हीं जंगों में लड़ाइयों में फंसे फंसाए रहे हैं। सो एप्पल अगर ये फैसला करता है कि हमें लोअर प्राइस मॉडल जो आईफोन का है वो बनाना है, और उस सिलसिले में हम चीजें अपनी सारा उठाएंगे चीजें वहां से और जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है जी। आप देखें ना, आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो थी पहले 15% थी, अब वो 2025 में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर 25% हो जाएगी। इस चीज को अगर आप देखें, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस हैं, प्रोडक्शन उस तरह की नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक एक विजन है, जो स्ट्रेटेजिक गोल जो है वो चेंज हो रहा है। सो मैं समझता हूँ ये चीज है जिस पे पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए था और अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते। हमारे पास इंजीनियर्स होते, साइंटिस्ट होते। मुझे वो बात एप्पल के सीईओ की नहीं भूलती, टिम कुक की। उसने कहा कि बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि हम चाइना जाते हैं बिकॉज कि हमें सस्ती लेबर पड़ती है। वो कहता है नहीं, हमें चाइना में सस्ती लेबर नहीं पड़ती, ये पता नहीं कैसे थेरी मशहूर हो गई है। वो कहता है हम चाइना इसलिए जाते हैं कि हमारी जो जो सेट ऑफ स्किल्स हमें चाहिए, जो सेट ऑफ स्किल्स चाहिए आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जो काइंड ऑफ टूल्स हमें चाहिए उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसका जो मेजर चंक ऑफ द वर्क फोर्स है, जो लेबर फोर्स है, वो सारे का सारा चाइना के अंदर मौजूद है। वो कहते हैं कि अगर मैं अमेरिका में अंदर ऐसी लेबर ढूंढूं जो मेरे लिए हेल्प करे आईफोन मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो एक कमरे में हम टोटल सारे लोग इकट्ठे कर सकते हैं। इंडिया में आपको कई ऐसे फुटबॉल फील्ड्स आप इकट्ठी, सॉरी चाइना के अंदर इकट्ठी कर सकते हैं, इतने बड़े पैमाने पे हैं। सो इसी तरह इंडिया जो है वो टाइम एंड अगेन अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करवा रहा है, अपने लोगों को तैयार कर रहा है। सो अगर 2027 आ गया तो 25% तो आईफोन तो चाइना की तो कमर तोड़ के रख दी अमेरिका ने। और ये चीज का फायदा जापानीज जो है वो भी खुश हैं कि इंडिया जो है इस वेस्टर्न मुल्क इसको सपोर्ट करते हैं। इंडिया को ये है कि हमें हर कीमत के अंदर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करनी ही करनी है, ठीक है जी। और वो मैन्युफैक्चरिंग का ये उसको एडवांटेज है कि भाई अगर हम ये मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसका हमें लॉन्ग टर्म, हमें एक लॉन्ग टर्म चीज मिलेगी। इंडिया के अंदर जॉब्स आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, तमाम वेस्टर्न मुल्क जो हैं उनकी वो चीजें जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एप्पल की बात की, मैंने आपको ये जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, दिस इज बेसिकली
वो एक चीज पकड़ते हैं, ठीक है, यहां से फिर आगे जाएंगे। या मिसाल के तौर पे एप्पल ये कहता है कि उसकी जो 187 मेन सप्लायर्स हैं उनकी फैक्ट्रीज चाइना के अंदर है। यस। जी, अब वहां से वो सारे के सारे जो सप्लायर्स हैं उनको भी उठाया जा रहा है और इंडिया लेके आया जा रहा है। सो इतने बड़े पैमाने के अंदर इंडिया के अंदर ये मध्य प्रदेश इज नॉट द वन। आपको याद होगा अगर आपने देखा फॉलो किया है कि गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद बिन जैद को बुलाया और बहुत सारे मुल्क के लोगों को बुलाया और उसे कहा कि आए आके देखें हम कितना काम कर रहे हैं यहाँ पे। और वही हुआ कि गुजरात इज अ वन प्लेस, वहां पे ये चीज जो है वही। सो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दी ओनली थिंग इज कि हम ध्यान नहीं दे रहे, हमारा हमारा हमारी अप्रोच ही ऐसी नहीं है दुआ कि हम जिसको वो इसको वो जैसे कहते हैं ना देख सकें या कर सकें, अनफॉर्चुनेटली। जी। यस। तो सर जैसे आपने अभी चाइना की बात की, तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स और इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक एक दूसरे के मुकाबिल हैं, और मतलब क्या दोनों मुल्क जो हैं वो किसी म्यूचुअल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर इकट्ठे काम कर सकते हैं? नहीं, दुआ ये नहीं, इकट्ठे नहीं काम कर सकते। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर बनाया, चाइनीज ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया, चाइना की खूबसूरती है कि कोई मुल्क भी चाइना से पीछे नहीं हटना चाहता। कैसे नहीं, वो बायलैटरल ताउन करना चाहते हैं लेकिन वो मल्टीलैटरल किसी किस्म की कोई चीज नहीं करना चाहते। बायलैटरली हर मुल्क चाइना से पीछे नहीं हटना चाहता। अब इंडिया जो है वो उसने अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले कतर की लीडरशिप इंडिया आई थी, उन्होंने कहा जी हम $10 बिलियन कतर के इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया, आप देखें उनकी अप्रोच देखें यार, वो मोदी एंड दे आर पीपल प्लेइंग वेरी स्मार्ट। आप यूरोप चले जाएं, यूरोप में उन्होंने ग्रीस, स्पेन, इटली, फ्रांस, जिन 4 मुल्कों ने मेजर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को कामयाब बनाना है, उनके साथ ताल्लुकात को इंतहाई मजबूत किया है। फ्रांस के साथ तो वैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्पेन बहुत बड़ा मुल्क है, स्पेन के साथ भी है, इवन कि पोर्चुगल, वो भी आपको मेडिटेरेनियन में मिलेगा। पोर्चुगल, स्पेन, ग्रीस, इटली, इन तमाम के साथ उन्होंने अपनी लाइन सेट कर ली है कि भाई हमने इसको, आप 5 मुल्क जो हैं, यू आर आर गेटवे टू 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 दी यूरोप। हमने यूरोप यहां से जाना और फिर यहां से यूरोप से होते हुए इंग्लैंड एंड देन आप आगे की तरफ जो है वो चले जाएंगे। सो उससे पहले उन्होंने क्या, ये जो अरबियों ने पहले उन्होंने कहा यार सऊदी अरब तो हमारे साथ है, ओमान भी हमारे साथ है। एक कतर एक मुश्किल मुल्क था क्योंकि कतर के साथ इनके मामला थोड़े खराब हो गए थे बिकॉज उनके कुछ नेवी के लोग वहां पे पकड़े गए थे बिकॉज ऑफ वो इंटेलिजेंस के लोगों ने पकड़ लिया। सो उन्होंने कहा भाई अब क्या करें, उन्होंने कतर के साथ भी मामला ठीक कर लिए हैं और कतर भी अब एग्री हो गया कि हम $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग ये वो। सो जो आप बात कर रही हैं, दरअसल चक्कर ये है कि अमेरिकन इंडियंस जो हैं वो चाइना के मुकाबले में एक इंस्टीट्यूशनल जो रोड मैप दे रहे हैं कि जी हम दुनिया में ग्लोबल कनेक्टिविटी का सहारा बनना चाहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमने फॉर एग्जांपल इस्तेमाल किया गल्फ ऑफ ईडन को और हमने इस्तेमाल किया जो है वो जो इसको यमन की जो जिसे कहते हैं को इस्तेमाल किया, तो हमें शायद हमारी पोर्ट्स वहाँ हमारी एक्सेस ना बन सके यूरोप तक। और अगर हमने इस्तेमाल किया रेड सी को तो शायद हम वहां पहुंच ही ना सके जहां हमने पहुंचना है। सो वो क्या कर रहे हैं, वो अरब ममालिक तक पहले पहुंचना चाहते हैं, वहां से उनको इंगेज करना चाहते हैं और उनको फिर आगे लेके यूरोप जाना चाहते हैं। सो इसलिए मैंने कतर की मिसाल दी आपको कि कतर और उनकी बायलैटरल ट्रेड $20 अरब है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, जीसीसी को देख लें। सो इंडिया एक चाइना के मुकाबले में एक पैरेलल जिसे वो कहते हैं ना मुल्क के तौर पे इमर्ज कर रहा है, जिसमें से सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग भी वहां जा रही है, सारे का सारा जो ट्रेड कनेक्शन है मिडल ईस्ट एंड यूरोप के साथ इंडिया उसको भी बिल्ड कर रहा है। तो अमेरिकन सारे खुश होंगे। मुझे याद है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है, जब उनका आखिरी
दिन था और उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र किया। व्हाई? नॉट बिकॉज दे वांट टू गिव अ वैल्यू कि इंडियन कॉरिडोर दुनिया में तरक्की करे, बिकॉज दे वांटेड कि भाई चाइना जो है उसको थोड़ी सी उसको स्नब करना है, सो हमें चाइना के मुकाबले में एक चाहिए। सो इंडियंस वांट टू अवॉइड ए स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना, बट इंडियंस वांट टू पिच टू द वेस्ट कि हम एक इकोनॉमिक इंगेजमेंट जो है आपके जरिए वो करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और इन चीजों में या नहीं जाना चाहते। सो मेरा ख्याल है कि ये दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इन्वेस्टर्स समिट है, ये बेसिकली इंडिया ने अपना ट्रेडमार्क बना लिया है कि हर 4 महीने बाद आप एक इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। उस इन्वेस्टर समिट में आप लोगों को बुला रहे हैं यस जी, और इंगेज कर रहे हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि हर एक को कह रहे हैं आए हमारे पास इन्वेस्ट करें। अच्छा, जिस दौर के अंदर होता था ना, चाइना में हर मुल्क बंदा जाना चाहता है, हर इन्वेस्टर जाना चाहता है, हर कंपनी जाना चाहती है, इसी तरह अब हर मुल्क जो है जब उसको कहा जाता है कि आओ आके इन्वेस्ट करो, तो वो इंडिया आना चाहते हैं। वो यहाँ पे सोच रहे हैं अच्छा यार जर्मनी वहां पे जा रहा है, फ्रांस वहां जा रहा है, अमेरिकन वहां जा रहे हैं, ये क्वाड में है, ये फ्रांस के साथ बहुत करीब है, तो वो ग्लोबल एक एनवायरनमेंट बन रहा है। पाकिस्तान का कोई ये चीजें अभी अवेलेबल नहीं है। हमें यूरोप तक तो हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, हम सिर्फ सेंट्रल एशिया तक ही इंगेज हैं। और सेंट्रल एशिया का भी हमारा प्रॉब्लम ये है कि द मोमेंट हम अफगानिस्तान में पहुंचते हैं वहां से हम आगे जा ही नहीं सकते। हमारा तो जिस जिस खिते के हम सबसे करीब होना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आजकल पाकिस्तान जो है उसके प्राइम मिनिस्टर साहब अजरबैजान गए हुए हैं, ठीक है, तो अजरबैजान तो पहुंचे हैं, लेकिन मसला ये है कि आप अजरबैजान चले जाएंगे, लेकिन आप जिस रास्ते से अजरबैजान पहुंचना है वो रास्ता ही ब्लॉक है, क्योंकि आपको पता है कि जो अफगानिस्तान आपको अलाउ ही नहीं करेगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत बहुत बड़ी एक एफर्ट करनी पड़ेगी, और उस एफर्ट के जरिए ही हम चीजें कर सकते हैं। और ये जो अजरबैजान हो या बाकी जो जिसे कहते हैं ना, ये इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, लोगों को लेके आना पड़ेगा, बियॉन्ड चाइना भी सोचना पड़ेगा। अगर हमने सिर्फ चाइना सेंट्रिक होकर सोचा या हमारे बारे में ये तासुर आ गया कि यार ये तो सिर्फ चाइना चाइना करते रहते हैं, तो दैट विल नॉट गिव अस जी, तो जी साहब, आपने जिस तरह बात की इन्वेस्टर्स की, और आपने कहा कि हर कुछ अरसे बाद इंडिया ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को इनवाइट करता है, बुलाता है, सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि जो एक तो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसीज, ये क्या इन्वेस्टर के लिए फ्रेंडली हैं? और अगर फ्रेंडली हैं तो क्या ग्लोबल ये स्पेसिफिकली अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश समिट की, तो ये जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है आपकी नजर में? देखिए, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कॉन्फिडेंस। पहली बात तो ये रखें, दे हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन इंडिया नाउ। एक यस। कॉन्फिडेंस है। हमारा क्या प्रॉब्लम है दुआ कि हमारे पास जो लोग आते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, हम उनको कहते हैं तुम यहाँ पे कमा सकते हो, लेकिन जब तुम कमा लोगे तुम इस पैसे को बाहर नहीं लेके जा सकते। रेवेन्यू रिपैट्रिएशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस मुल्क के अंदर, एक यस। बात। दूसरा, हमने एक बनाया अदारा SIFC, इंडिया को हमने बना तो दिया है और हम बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसमें चीज नजर नहीं आ रही। इंडिया क्या कहता है, वो कहते हैं जी हमारी इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, हम जनाब आपको रेड कार्पेट डालते हैं हमारा। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है एनवायरनमेंट। फिर से सुनना, बात को समझना, यार अच्छा वहां पे क्या चल रहा है, लोगों को कॉन्फिडेंस क्या होता है। कॉन्फिडेंस ये होता है कि आप कंपनीज खुद ही इन्वेस्टमेंट करना। मैंने आपको सुजुकी की बात बताई, वो कह रहे हैं हमने $8 वहां पे लगा देना है। क्यों? बिकॉज उनकी प्रोडक्शन हो रही है। सो करप्शन है। हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बिजली पैदा हो गई, तो हम उसमें नहीं, अगर हमने बहुत सारा पैसा चाइनीज का बलोचिस्तान में लगवा दिया, हम उसको लाहौर में लगवाते, लाहौर के इर्द गिर्द लगाते, जहाँ पे ऐसी दहशत गर्दाना कार्रवाइयां कम होनी थी, जहां से हम एटलीस्ट को प्रोडक्शन भी तो निकाल सकते। सो हमने सारी चीजें वहां कर दी जहां पे वो जंगल के अंदर, वो जिसने कहा जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो हमें थोड़ा सा इस पे अनफॉर्चुनेटली चीज करनी चाहिए थी, हम नहीं दुआ कर सके। और मैं समझता हूँ कि
ये सिर्फ वो पॉलिसीज हैं, वो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, ओवरऑल जो इंडिया की अप्रोच है उसको लोग वो देखते हैं तो कहते हैं ठीक है यार, हाँ ये तो ज़रूरी है, तो उसके हवाले से काम करना शुरू कर देते हैं। सो मुझे लगता है कि दिस इज समवेयर उनको एक वो आ रही है, एक वो जैसे कहते हैं ना, एक अप्रोच उनकी बिल्ड हो रही है। उस अप्रोच के अंदर वो समझते हैं कि हमें अपने आप को हर कीमत में अपनी पॉलिसी से, अपनी एंगेजमेंट से, अपनी वो जिसे कहते हैं ना, एक अपने तासुर जो क्रिएट हुआ है, एंड देन वो एक स्टेट को पकड़ते हैं, फिर दूसरी स्टेट को पकड़ते हैं, फिर वो तीसरी स्टेट को पकड़ते हैं। तो सारे के सारे ये जो लोग हैं उनको वो कभी किसी स्टेट में ले जाते हैं, कभी किसी स्टेट में ले जाते हैं, जस्ट इसलिए कि ये इंप्रेशन क्रिएट होता रहे कि भाई हम जो है ना, हम आप यहाँ एग्जैक्टली आएंगे तो। सो आई थिंक दिस इज अ लेसन यस, इसमें जो लर्न करने। एग्जैक्टली सर, मेन चीज ये है कि स्टेबिलिटी, आपके मुल्क में जितनी स्टेबिलिटी होगी, हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट्स पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर पाती, तो हमारी स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। तो सर आपसे एक आखिरी सवाल मैं करना चाहती हूँ कि आपकी राय में ये लोकल एंटरप्रेन्योर्स या ये जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनके लिए ये समिट किस हद तक मददगार साबित हो सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लार्जली जो भोपाल की ये जो समिट है, देखें ये है ही उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखी हुई है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। यस। वो ये कह रहे हैं कि जी हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की, जब एंटरप्रेन्योर होता है वो सस्टेनेबिलिटी चाहता है, और एंटरप्रेन्योर इंडिया में इसलिए भी उसकी वैल्यू है बिकॉज वो जॉब्स क्रिएट कर रहा है। सो ये एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट चाहिए होती है हुकूमत की, ठीक है, और उसके ऊपर वो सारा काम करते हैं। सो इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज हैं ये, वो जिस गवर्नमेंट की हैं। सो ये कहते तो सारे ही हैं कि हम इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज बना के, पाकिस्तान भी कहता है, लेकिन इंडिया को क्या एडवांटेज मिलता है कि वहां पे ग्लोबल इन्वेस्टर आता है, ठीक है जी। मध्य प्रदेश जो है वो 5 बड़ी स्टेट्स जो है जिसे वो कहते हैं ना, उनमें से एक है, ठीक है जी। हम्म। और ये क्योंकि मोदी साहब वहां पे बैठे हैं, वहां पे परचेजिंग पावर अच्छी है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है जी। और वो जारी बात है, उससे जो एंटरप्रेन्योर है उसको फायदा होता है। गवर्नमेंट जो है वो उसी तरह ही काम करती है जिस तरह नरेंद्र मोदी का विजन है, जिस तरह गुजरात के अंदर गवर्नमेंट उस तरह काम करती है। सो मेरा ख्याल है कि ये एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको एक इकोसिस्टम मिल रहा है, ठीक है जी। एंटरप्रेन्योर्स को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। एंटरप्रेन्योर जो है वो एक मजबूत वर्कफोर्स आपके सामने लेके आते हैं, पढ़ी लिखी वर्कफोर्स आपके सामने लेके आते हैं। सो ये आप समझ लें कि दिस इज देयर इज एन इकोसिस्टम व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड, एक पूरे का पूरा इकोसिस्टम है जो वो क्रिएट करते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। सो एंटरप्रेन्योर्स को फायदे फायदे हैं। यस जी, बहुत शुक्रिया कमर साहब। तो दोस्तों, आज हमने बात की मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में। तो ऑब्वियसली ये इस तरह के इवेंट्स या समिट जो होते हैं, एक स्टेट के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए इकोनॉमिक फ्यूचर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के दरवाजे खोल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक के साथ। टेक केयर। जी।